गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। मैं उषा रानी, हिंदी एडुकेटर, SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो हम कर रहे थे समास। समास में हमने सीख लिया था कि क्या थी समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसके कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को सीख लिया था। आज हम करेंगे द्विगु समास को। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, जैसे मैंने आपको बताया था इसमें 2 पद होते हैं, तो पहला पद अगर संख्या हो तो वह क्या कहलाता है? द्विगु समास कहलाता है। जैसे 3 कोणों का समूह, इसे हम कहेंगे त्रिकोण। 9 रातों का समूह हम कहेंगे नवरात्र। दोपहर को कहेंगे दूसरा पहर। त्रिफला 3 फलों का समूह। तो जहाँ पर समूह की बात हो जाए या फिर संख्यावाची शब्द हो, वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है। बड़ा ही आसान होता है ये। अगर आपको कहीं भी संख्यावाची शब्द प्रथम पद पर प्राप्त हो तो वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है। एग्जाम्पल्स यहाँ गिवन है, जैसे है त्रिभुज और नवग्रह। नवग्रह नवग्रहों को समूह और त्रिभुज है 3 भुजाओं का समूह। ठीक है। उसके बाद देखिए द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, यानी अगर हम अपनी बात पूरी तरह से कहना चाहते हैं तो हमें दोनों पदों का जिक्र करना होगा, तभी हमारी जो बात है वह पूरी हो पाएगी। तो द्वंद्व, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, द्वंद्व समास से ही क्या होता है? जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं। उसका विग्रह करते समय और, तथा अथवा या लगाना पड़ता है। ठीक है। गुण दोष, दिन रात, नर नारी, सुख दुख, काला गोरा, माता पिता। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा विपरीत अर्थ ही दे। जैसे भाई बहन, चलो ये भी विपरीत ही हो गया, कोई बात नहीं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे। ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। ठीक है। आगे पीछे, आगे या पीछे। चलो इसमें विपरीत अर्थ ही हर बारी है दे रहा है। तो और, तथा या लगता हो, वहाँ क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे सुख दुख, सुख और दुख। काला गोरा, काला और गोरा। माता पिता, माता तथा पिता। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। दिन रात, दिन और रात। ये था आपका कौन सा समास? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास में हमने पहला पद अव्यय होता है और वही प्रधान होता है, ये बात की थी। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था। उसके बाद था हमारा समास द्विगु समास। द्विगु समास में क्या था? किसी गुण समूह का बोध हो रहा था। द्वंद्व समास में दोनों पद जो थे वो महत्वपूर्ण थे, दोनों ही प्रधान थे। और अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में क्या होता है? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, ठीक है, उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। देखिए यहाँ पर काली मिर्च, काली है जो मिर्च, यानी काला क्या है? उसका विशेषण हो गया, और बात हम कर रहे हैं मिर्च की, तो ये हो गया विशेष्य। यहाँ जहाँ आपको विशेषण विशेष्य मिलता है वहाँ है कौन सा समास? कर्मधारय समास। नीलांबर, यानी नीला है जो अंबर। नीला हो गया विशेषण और अंबर की हम विशेषता बता रहे हैं, ये हो गया हमारा विशेष्य। ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन, यानी उपमान उपमेय। उपमान उपमेय क्या होता है? उपमान जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं और उपमेय जिसकी तुलना कर रहे हैं, ये क्या कहलाता है? उपमान उपमेय। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। तो चंद्रमा यहाँ पर क्या हो गया? उपमान हो गया, क्योंकि हम मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। और मुख यहाँ पर उपमेय हो गया, क्योंकि हमने उसके साथ उसकी समानता दिखाई है। तो ये था आपका कर्मधारय समास, जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। अब हम करेंगे इस पाठ का सबसे इम्पोर्टेंट समास, जिसका नाम है बहुव्रीहि समास।
जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी हम जिस शब्द की बात कर रहे हैं ना, वो किसी न किसी के बारे में बताता है हमें, और दोनों पद मिलकर किसी अन्य का अर्थ बोध करवाते हैं। दोनों में से कोई भी मुख्य नहीं होता। हम इनमें से, जैसे ना तो हम गज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ना हम आनन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात कर रहे हैं जिसका आनन गज जैसा। ठीक है, तो जब हम किसी भी पद की प्रधानता ना हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत या इशारा करते हैं तो वहाँ होता है बहुव्रीहि समास। गजानन, गज है आनन जिसका, गणेश का है। ठीक है, तो हम गज है, किसका आनन है, गणेश का है। तो हमने ना तो गज की बात की और ना ही आनन की बात की, लेकिन हमने बात कर ली किसकी, गणेश की, तो किसी अन्य की ओर इशारा कर दिया, तो ऐसी स्थिति में होता है बहुव्रीहि समास। 10 मुख, यानी 10 हैं मुख जिसके, अब किसके हैं मुख, रावण के हैं, तो हमें बात से ही पता चल गया, तो हम तो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। मुरलीधर, एक मिनट, मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, यानी मुरली को धारण करने वाला कौन है, कृष्ण है। ठीक है, त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, तो 3 नेत्र किसके हैं, शिव के हैं, यानी हम इनमें से किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ना तो त्रि की बात कर रहे हैं, ना ही नेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, ना ही हम मुरली की बात कर रहे हैं, ना ही धर की बात कर रहे हैं, बल्कि हम किसी और व्यक्ति की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज हमने किया द्विगु समास जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कर्मधारय समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष्य का और उपमान उपमेय का संबंध होता है, और बहुव्रीहि समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि मिलकर किसी अन्य की तरफ ही इशारा करते हैं। तो ये था आपका समास पाठ। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कक्षा में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।